नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल की पृष्ठभूमि, जो कि आज का हमारा अध्ययन बिंदु है, का हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमारे जो पेपर का नाम है, एमए प्रीवियस के जो प्रथम प्रश्न पत्र है का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में एक बहुत विस्तृत बिंदु है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने साहित्य और इतिहास का अभिप्राय जान लिया है, और इसी के साथ में हमने जो काल विभाजन है वह भी देखा है कि किस प्रकार से काल विभाजन हिंदी साहित्य का किया गया है और विभिन्न कालों का जो नामकरण दिया गया है, सीमा निर्धारण किस प्रकार से किया गया है और सीमा निर्धारण में आने वाली समस्याएं, इनका अध्ययन हमने प्राप्त कर लिया है। तो उसी श्रृंखला में हम अब आगे चलते हैं कि आदिकाल की पृष्ठभूमि। किसी भी युग के निर्माण में उस काल की परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और उन्हीं परिस्थितियों का प्रभाव तत्कालीन कह सकते हैं कि जो साहित्य है उस पर भी पड़ता है, क्योंकि जैसा युग होगा, जैसा ही जनता की चित्तवृत्ति होगी, उसी के अनुसार साहित्य का सृजन होगा जो कि तत्कालीन युग की मांग होती है। तो आदिकाल एक नाम से स्पष्ट है कि एक संशय की स्थिति की आदिकाल में भाषा की क्या स्थिति रही होगी, साहित्य की क्या स्थिति रही होगी, कोई स्वरूप निश्चित नहीं होगा, संक्रमण की स्थिति होगी। तो इसी स्थिति को आदिकाल सूचित करता है, इसीलिए इसमें कोई विशेष या प्रधान प्रवृत्ति नहीं थी। तो इसीलिए इसका नाम आदिकाल रखा गया, और इसकी जो समयावधि थी वह मानी गई थी संवत 1050 से संवत 1375, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा का काल नाम दिया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नाम आदिकाल किया गया था, क्योंकि इस काल के साहित्य में कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। विभिन्न संप्रदायों का कह सकते हैं प्रभाव था। साहित्य में भी विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को दृष्टिगत हुई, तो इसीलिए इस काल का आदिकाल नाम रखा गया। और इसी के संदर्भ में आज हम आदिकाल का अध्ययन करने से पूर्व, जैसे कि उसकी काव्यगत प्रवृत्तियाँ क्या थी, इसको क्या क्या नाम दिए गए थे, तो सबसे पहले हमें इस काल की पृष्ठभूमि का यह कह सकते हैं कि इस काल की परिस्थितियाँ कैसी थी, कैसा था वह युग जिसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा और उसी के अनुसार साहित्य की सृजना हुई। तो आज हम इस वीडियो में आदिकाल की पृष्ठभूमि, दूसरे शब्दों में आदिकाल की परिस्थितियाँ कैसी थी, का अध्ययन करेंगे। किसी भी साहित्य का कह सकते हैं कि जन्म है वह शून्य वातावरण में नहीं होता। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियाँ और सामाजिक संस्थाओं का योगदान होता है। सामाजिक संगठन काव्यानुभूति की जटिलता के बीच सक्रिय होता है, और इसीलिए हम काव्यानुभूति की जटिल संवेदना को उसी हद तक समझ सकते हैं जिस हद तक समाज को समझने की क्षमता अर्जित करेंगे। समाज की भीतरी गति की पहचान से कलात्मक मूल्यों का प्रतिमान बनेगा। हम चाहे किसी भी युग के साहित्य की चर्चा करें, उसके साहित्यिक मूल्य उसके अपने समाज की वास्तविकता से प्रमाणित होते हैं। इसीलिए साहित्य के सामाजिक मूल्य और उसकी कलात्मक व्याख्या के लिए समाज की जानकारी अनिवार्य हो जाती है। यदि वर्तमान कलाकारों में भक्त कवियों जैसी गहरी संवेदना का अभाव मिलता है, तो उसका कारण है उत्पादन के तरीके बदलने से हमारे सोचने, समझने, अनुभव करने का नज़रिया बदल गया है। इसीलिए साहित्य के सत्ता, समाज, आर्थिक गतिविधि, धार्मिक विचार और दर्शन के साथ अंतः संबंधों की जांच आवश्यक हो जाती है, और इन सभी अंतः संबंधों की हम जो कह सकते हैं अंतः संबंधों की जो चर्चा है वह हम इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत और परिस्थितियों के अंतर्गत करेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1000 विक्रमी से संवत 1375 विक्रमी तक, दूसरे शब्दों में महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। कुछ अन्य विद्वान यथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं शती से 14वीं शती तक स्वीकार किया है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम करेंगे। सर्वप्रथम राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और शांति का काल था, अशांति का काल था।
सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रमी के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। ये राजपूत राजा निरंतर युद्ध की आग में जलते जलते विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत राजाओं में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन के लिए और कभी कभी स्त्रियों के पीछे भी युद्ध हो जाया करते थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विशेष आक्रमण कब है बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत को पराक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्ध का भी माहौल देशी राजाओं के अत्याचारों आदि से युक्त था। हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष और अशांति से ग्रस्त रहा तथा राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। कहने का तात्पर्य है कि वो जो राजा थे उनके छोटे छोटे राज्य थे और वह सिर्फ अपने छोटे छोटे राज्यों को ही एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में देखते थे। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, युद्ध के वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग उपदेश देते एवं आध्यात्मिकता की बात भी कही गई है इस काल के साहित्य में। धार्मिक परिस्थितियाँ। आदिकाल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत था। राजपूत राजा अहिंसा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे और उन पर सहमत थे। दूसरे शब्दों में आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 प्रकार के संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय और बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म जो कि विकृत होकर कालांतर में वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यहाँ विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचारहीनता, चमत्कार प्रदर्शन, भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव विभिन्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था तथा वे तंत्र मंत्र, जादू टोना और चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता पर अपना प्रभाव जमा रहे थे। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बहुत से सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जो जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखना और परम सत्ता का साक्षात्कार घट अर्थात हृदय के भीतर करना आदि का उपदेश देते थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी मत का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में भोग पर कह सकते हैं भोग विलास को दूर करने का प्रचार किया। इसी के साथ भारत के पश्चिमी प्रदेशों खासकर गुजरात में जनमत का बहुत अधिक प्रचार था। या कह सकते हैं कि जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी और बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर भी पड़ रहा था और यहाँ भी अपने आदर्शों से ये लोग दूर हट रहे थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आई हुई विकृति से वैदिक और पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई। इसी के साथ में ही इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चुके थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राय बनती जा रही थी। इस देशव्यापी धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। यद्यपि भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु इस्लाम धर्म भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। इन धार्मिक परिस्थितियों के संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष और भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन, मंडन, हठ योग, वीरता, श्रृंगार युक्त रचनाओं को देखा जा सकता है।
सामाजिक परिस्थितियाँ आदिकाल में राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। समाज में स्त्रियों के प्रति भी पूज्य भाव नहीं था, वह मात्र भोग और भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोड था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा थी, जो प्राय युद्ध का कारण बनी रहती थी और सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूत या राजाओं में युद्ध छिड़ जाया करते थे, जो कि एक सामान्य सी बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतःपुर की रलियों में कह सकते हैं कि अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों के साथ ही व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में भारत की इस हरासोन्मुखी स्थिति का पूरा चित्रण उपलब्ध होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, मैं इससे पहले भी कई वीडियो में कह चुकी हूँ। अतः साहित्य की सर्जना जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य रचा जाएगा, क्योंकि यह काल राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टि से कह सकते हैं हरासोन्मुखता, विशृंखलता थी इस काल में, तो उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। साहित्यिक दृष्टि से इस काल में तीन धाराएं बही, एक ओर परंपरागत संस्कृत साहित्य की, दूसरी ओर प्राकृत भाषा में साहित्य सृजन की, जो कि कवियों द्वारा किया गया था, और तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की। इस काल में संस्कृत के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं भी लिखी गई। ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज व कश्मीरी संस्कृत साहित्य के केंद्र थे। इसी के साथ इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश के नए रूप में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने साहित्य प्रस्तुत किया जो अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का था। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक अभिव्यक्ति एक वर्क कर रहा था, जिसे भाट चारण कवि कहा गया। चारण कवियों की सामाजिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र जी ने लिखा है, उस समय जो भारतीय चारण किसी राजा के पास पराक्रम, विजय, शत्रुहरण का अतिथिपूर्ण आलाप करता था या क्षेत्रों में जाकर वीरों के युद्ध में उत्साह भरा करता था, वही सम्मान पाता था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार यूरोप में वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम रहा है, इसी प्रकार इन रचनाओं में भव्य एवं संघर्ष की प्रधानता रही है। हिंदी भाषा में रचित काव्य ग्रंथों में एक ओर तो एक आधा घाम के अतिशय उक्तपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर युद्ध को व्यक्त करने वाली घटनाओं की भी योजना की गई है। आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृत राष्ट्रव्यापी एकता का आधार थी, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत के जो स्नेहयुक्त या कह सकते हैं भारत पर मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपनी संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांध की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों और विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल्बरूनी के अनुसार जो हिंदू संस्कृति थी या कह सकते हैं हिंदू राजा थे, वो अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं, ना ही वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में ही हुआ। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंद परमेश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, बेल्लोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर
अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद का, गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। यहाँ पर यह कहना संगत न होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से अवश्य कह सकते हैं भारतीय संस्कृति या परंपरा पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा, और आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव को स्वीकार कर रही थी। संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया। गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्य यंत्रों, सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से ह्रासोन्मुक्त थी, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति का मूल रूप था उस पर दूसरी संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। इस प्रकार से हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि के अंतर्गत राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन किया, और अगर इन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं तो हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि वास्तव में इस काल का नाम आदिकाल उपयुक्त ठहरता है। द्वितीय यह था कि यह काल युद्ध, संघर्ष और अशांति का काल था, और जिसका प्रभाव संपूर्ण जनता पर, समाज पर, साहित्य पर किसी न किसी रूप में पड़ा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।